हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। तो आज अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कल जो चीज़ पढ़ी थी उसको रिवाइज करके डीप डाउन डाइव करेंगे, है ना, कि क्या क्या चीज़ें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होती हैं। तो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर प्रिया जैन। और बस काफ़ी है। तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि अपन को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जब हमारी फॉर्म डिसॉल्व होती है। तो सबसे पहले आई टोल्ड यू अपन को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देन अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर दोनों, तो वो बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट है तो वो भी बनाना पड़ेगा। एंड कैश एट बैंक अकाउंट ये बनाना पड़ेगा, जिससे अपन को एक आइडिया मिलता है बहुत क्लियरली कि रियलाइजेशन में आप सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो, एक्सेप्ट सम जो कि मैंने कल आपको एक छोटा सा आइडिया भी दिया था। अभी फिर से आइडिया देती हूँ और बताती हूँ रीजन क्यों। एक तो कैश या बैंक अकाउंट आपका रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। डू रिमेंबर, क्या नहीं जाएगा? कैश इन बैंक अकाउंट नहीं जाएगा। एक बार सोच के बताओ, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा? अगर कैश बैंक नहीं जाएगा तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट जाना चाहिए? तो फटाफट ही मुझे चैट में बताओ क्या सही है या गलत है ना। फिर अगर मैं आपको बोलूं और क्या लाइबिलिटी नहीं जाएंगी, तो लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, है ना। लोन टू पार्टनर इज एन एसेट, लोन बाय पार्टनर इज अ लाइबिलिटी। ये दोनों भी आपके किसमें, रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका खुद का एक अकाउंट बन रहा है ना। जब इनका खुद का अकाउंट बन रहा है तो आप इनको क्यों ट्रांसफर करोगे कहीं और? तो ना पार्टनर का लोन अकाउंट, ना पार्टनर का लोन जाएगा रियलाइजेशन में, ना पार्टनर का कैपिटल, ना करंट, ना कैश और बैंक अकाउंट। ये सारी चीजें आपकी ट्रांसफर नहीं होंगी। इनके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो ट्रांसफर नहीं होंगी। मतलब देखो यहाँ पर डाला टू एसेट्स, टू एसेट्स में कैश और बैंक ट्रांसफर मत करना। बाय लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कुछ कुछ लाइबिलिटीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ट्रांसफर नहीं करनी है किसी भी हाल में। तो क्या क्या है देखो जरा ध्यान से। एसेट्स नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, सबसे पहला कैश और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। जब सॉरी, अपन कैश और बैंक अकाउंट इंडिविजुअली बना रहे हैं तो रियलाइजेशन में जाके बेचने की क्या जरूरत है? मतलब जब अपनी खुद की दुकान है तो हम किसी और के थ्रू क्यों बिकवाएंगे कोई सामान, है ना। नेक्स्ट उन्होंने बोला डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। यू ऑल नो डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल इज अ लॉस। कि आपका लॉस कोई खरीदने आएगा एक्चुअली? नहीं ना। दैट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल सीधे सीधे। तो क्या होगा? ये पार्टनर के लिए लायबिलिटी है एक तरीके से। अगर बोलता है फर्म की एसेट जरूर है, मैंने आपको बोला था ना, पीएनएल का डेबिट बैलेंस फर्म की एसेट जरूर है, बट पार्टनर की लायबिलिटी है कि भाई बाद में लॉस से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो सेव करके रखे पड़े हैं, है ना। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल लॉस, ये भी क्या होगा? ये डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल में जाएगा। तो ये आपका एक कोई ऐसी एसेट नहीं है जिससे कुछ रियलाइज हो, कोई आपको इसके लिए कुछ देगा नहीं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो रियलाइजेशन में क्यों डालेंगे? वो रियलाइजेबल वैल्यू है ही नहीं, रियलाइजेबल एसेट है ही नहीं। देखो ये दोनों ना जाने का रीजन है कि ये रियलाइजेबल होते ही नहीं है ना। लोन टू पार्टनर, भाई लोन टू पार्टनर, पार्टनर के लिए अलग से आपको कंसेप्ट बनाना है। रियलाइजेशन इज फॉर द आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टीज, है ना। पार्टनर के अगर किसी रिलेटिव का लोन हुआ, जैसे मान लो मिस्टर ए पार्टनर है ना, और वहां पे गिवन है मिसेज ए का लोन, है ना, तो मिसेज ए का लोन है वो रियलाइजेशन में जाएगा फॉर श्योर। लेकिन मिस्टर ए पार्टनर है, उनका अगर लोन है तो वो नहीं जाएगा। तो ये कई बार देखना ऐसे लिखा होता है एबीसी आप पार्टनर, और लोन में नीचे बैलेंस शीट में देखोगे लिखा मिसेज एज लोन। तो ये मत सोच लेना कि नहीं ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। भाई मिसेज ए पार्टनर नहीं है, मिस्टर ए पार्टनर है तो वो जाएगा। ये कई बार होता है ना। पार्टनर कैपिटल का डेबिट या पार्टनर करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज दे आर पार्टनर्स, दे आर नॉट आउटसाइडर्स। तो ये एसेट्स आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करनी है। याद कर लेंगे रीजन के संग, अगर आप देखोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होनी? जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल आपका पार्टनर के लिए लाइबिलिटी है। इन द सेम वे जनरल रिजर्व, रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, दे आर एन एसेट फॉर द पार्टनर्स। तो भाई ये रियलाइजेशन में क्या रियलाइज होगा? आप किसी को जाके दे रहे हो अरे हमने रिजर्व बना के रखा है, लो हमें पैसे दे दो, नहीं, है ना, वो हमें कुछ नहीं देगा।
दैट मीन्स जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, ये सब भी आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मालूम ही है पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट, पार्टनर लोन, ये भी आपका रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा था बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में जाएगा? तो डू रिमेंबर बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। ऑब्वियस ही बात है, बैंक एक थर्ड पार्टी है, आउटसाइडर है ना? तो अगर ओवरड्राफ्ट है तो मतलब मैंने उससे पैसा एक्स्ट्रा ले रखा है, और एक्स्ट्रा ले रखा है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी है तो वो रियलाइजेशन में जरूर जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना अगर बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक है या कैश इन हैंड है, तो ये चीजें आपके रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी, क्योंकि भैया इससे क्या रियलाइज करोगे, ये खुद ही रियलाइज्ड वैल्यूज है ना, ये खुद ही रियलाइज्ड है, ये नहीं जाएंगे। अब एक एक करके अपन को ना कुछ कंसेप्ट्स है, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। हालांकि ये चीजें मैंने आपको एक समरी फॉर्म में बता दी कि ये नहीं जाएगा। अब मैं इंडिविजुअली एक एक चीज आपको बता देती हूँ क्या क्या नहीं जाएंगे। तो अगर आप चेक करोगे, अगर आप एसेट्स अकाउंट को क्लोज करते हो, और अब मैं बोलूँ अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, तो आप एंट्रीज क्या बनाते हो? आप एंट्री बनाते हो भाई, रियलाइजेशन इज द रिसीवर ऑफ द एसेट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, एंड हमारी जो पर्टिकुलर एसेट है वो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। एक्सेप्ट इनको छोड़ करके, अब इनको किनको छोड़ करके, तो देखो क्या क्या चीजें छोड़ करके। सबसे पहले आप एक चीज याद रखेंगे कि आपका जो भी फिस्टिशियस एसेट है ये ट्रांसफर नहीं होंगी, है ना? फिस्टिशियस एसेट्स कौन सी एसेट्स होंगी? वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस, ये सब क्यों नहीं होंगी? ये सब सीधे सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, तो इसी वजह से ये आपके रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी। मैं रीजन के संग समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं पार्टनर का करंट अकाउंट, या पार्टनर का हो सकता है डेबिट बैलेंस कैपिटल का हो, तो ये भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट भी पार्टनर कैपिटल में जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी ऑब्वियस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना? नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए लोन टू पार्टनर, ठीक है, तो लोन टू पार्टनर का अपने आप अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना? लोन टू पार्टनर या पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका खुद से बनेगा इंडिविजुअली, तो ऑब्वियस ही बात है अपन को उसको भी ट्रांसफर नहीं करना है। अब एसेट्स में एक कंसेप्ट और आपको समझना है, दैट इज प्रोविजन अगेंस्ट सम एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जैसे, है ना, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सुने हैं आपने? अगर ये प्रोविजंस हैं आपके, है ना, और एसेट भी गिवन है, एसेट पे ये प्रोविजन बनते हैं, तो क्या किया जाएगा? ये प्रोविजन एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, है ना? और एसेट जो ट्रांसफर करोगे आप रियलाइजेशन में, एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा किस साइड? लायबिलिटी वाली चीजें किस साइड जाएंगी रियलाइजेशन में? क्रेडिट साइड, है ना? और जो एसेट है वो बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू मतलब बिफोर डिडक्टिंग, नॉट बुक वैल्यू भी नहीं बोलूंगी मैं, बोलूंगी उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, या बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन आपकी ट्रांसफर करी जाएंगी कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पर? डेबिट साइड। अब इसको मैं आपको एक बार समझाती हूँ एक एग्जांपल के संग। कल भी अपन ने क्वेश्चन किया था जो ऐसे ही था। जैसे मान लीजिए मुझे दिया है उन्होंने व्हीकल, ठीक है, 10 लाख का, ठीक है, और फिर उन्होंने लिखा लेस प्रोविजन फॉर डेब्ट, दैट इज मान लो चल रहा है 2,50,000, ये हो गया इन टोटल 7,50,000, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दिए डेटर्स जो गिवन है मान लो 1 लाख के, और उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लगा है ना, मान लो 3,000 का, तो दिस इज 97,000, है ना। अब ये याद रखना कि इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी रहे, व्हीकल मार्केट में चाहे 8 लाख का बिके, चाहे 10 लाख का बिके, चाहे 12 लाख का बिके, चाहे 15 लाख का बिके,
हमें उसकी ट्रांसफर एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं करना, बिकॉज ट्रांसफर तो हम पहले कर रहे हैं ना, मार्केट में जब बिकेगा बिकेगा, लेकिन अभी मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले ट्रांसफर कर रही हूँ, एक जगह ले जा रही हूँ फिर बेच रही हूँ। तो ट्रांसफर में सेल प्राइस सेल का कोई इफेक्ट नहीं होता, ट्रांसफर एज इट इज वैसी होगा जैसे मैं आपको भी समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले व्हीकल, ये दे आर एसेट्स, और आपको मैंने बोला था एसेट्स हमेशा कहाँ जाएंगी, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हम ये क्या बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ से कैसे जा रहा है, व्हीकल यहाँ लिखा जाएगा, 2 व्हीकल्स, बट वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली विदाउट डिडक्टिंग डेप वाली, यानी कि 10 लाख। तो मैम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी के संग जाएगी, यानी कि बाय प्रोविजन फॉर डेप दैट इज 2,50,000। ठीक है, अब मान लो ऐसा लिखा होता कि व्हीकल इज रियलाइज्ड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, है ना, तो अब ध्यान रखना 7.5 लाख का 20% नहीं, 10 लाख का 20% होगा। किसका, 10 लाख का 20% होगा। दैट मीन्स वो 1 लाख में रियलाइज होगी, मतलब अपना बेस जो है ना वो यही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेटर्स देखोगे तो आप सेम ऐसे ही देखोगे भाई, डेटर्स कितने का ट्रांसफर करोगे, 1 लाख का, प्रोविजन फॉर डेप लगाओगे, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप लगाओगे 3,000 रुपए यहाँ। ठीक है, अब ये कितने में भी रियलाइज हो, कितने में भी मतलब इनसे पैसा मिले, ज्यादा मिले कम मिले, उसका ट्रांसफर एंट्री से कोई रिश्ता नहीं होता। तो होप आपको एसेट्स वाले सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं होंगी और क्यों नहीं होंगी। फिक्टिशियस एसेट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट्स में है, लोन टू पार्टनर है, तो ये चीजें आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी। और साथ साथ मैंने बता दिया अगर आपका किसी भी एसेट पर प्रोविजन लगा है तो वो प्रोविजन एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। एसेट बिफोर डिडक्टिंग ये प्रोविजन, जो वैल्यू अंदर गिवन होती है, अंडरलाइन लाइन के अंदर होती है ना, वो आपके रियलाइजेशन में जाएगी डेबिट साइड। होप समझ आया मुझे आप लोगों को सब कुछ, मतलब मुझे ये समझ आया कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया, है ना। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, भाई लाइबिलिटीज खत्म हो रही हैं तो ऑब्वियस है सारी लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी, जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। टू व्हाट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाती है ना सारी लाइबिलिटी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने। अब ट्रांसफर करने में भी भाई कुछ कुछ लाइबिलिटीज है, मैंने आपको समझाया जो नहीं जाएंगी, तो ध्यान रखना ओनली थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जाएंगी। जो पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है, जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, है ना, या फिर पार्टनर का लोन, ये चीजें आपकी कहां, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। आई एम राइटिंग एक्सेप्ट, यहां पर से याद रहेगा ये नहीं जाएंगी। इसके अलावा एक बार सोच के देखो क्या, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपका मैंने भी समझाया था, दैट वाज जनरल रिजर्व या रिजर्व गिवन हो या कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो, है ना, या पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस हो, ये चीजें भी नहीं जाएंगी बिकॉज ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, तो ये क्यों जाएंगी यहाँ पर, है ना। इसके अलावा अगर आपको याद हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी तो कुछ रिजर्व से, तो इनका क्या किया जाएगा, तो इनके ट्रीटमेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली बोला जाए तो ये भी नहीं जाते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में ये जाते भी हैं, तो उनको अपन को समझेंगे अब, है ना। तो एक बार इसको समझ लीजिए, है ना, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर का लोन, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, वो सीधे सीधे क्या होंगे, वो पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन में जाएंगे, है ना। तो इसी वजह से ये आपके रियलाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। ठीक है, अब कंसेप्ट देखते हैं भाई वर्कमैन कंपनसेशन का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट,
ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट देखेंगे तो भाई इनमें अलग अलग है, बिकॉज इनके लिए क्लेम भी होता है ना। तो सबसे पहला अगर अपन देखते हैं कि अगर मान लो, मैं केस देती हूँ आपको, ठीक है, एक केस देती हूँ जिसमें आपको WCR गिवन है। चलो एक क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं कि शिव मोहन पार्टनर है, ठीक है, इन द रेशियो 3:2, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना। और ये गिवन है कि WCR जो है, अलग अलग केसेस हैं, चलो तो केस 1 है इनके पास कि WCR बैलेंस शीट में गिवन है कितना, 75,000। WCR गिवन है बैलेंस शीट में 75,000, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, WCR जितना है, कोई क्लेम ही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, तो सीधे सीधे ही किसका होता है, पार्टनर्स का। तो रियलाइजेशन में ले जाने की जरूरत नहीं है, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके 3:2 में, दैट इज 45,000 एंड 30,000। डन, इजी है। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि बैलेंस शीट में गिवन है कि WCR है 60,000 और आपके पास क्या है, लाइबिलिटी है, मतलब जो क्लेम है वो क्लेम है आपका 35,000। समझ पा रहे हो, यानी कि क्लेम है कितना, 35,000। तो सिंपल सी बात है, क्लेम है तो पे करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो, पहले जितना क्लेम है उसको ट्रांसफर करो, उतने WCR को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, बाकी जो 25,000 बचा वो पार्टनर्स ले जाएंगे। यानी कि एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं इसको कंबाइंड ही समझाऊं आपको, कि WCR अकाउंट डेबिट, दैट इज आपका हो गया, इधर समझाती हूँ, WCR अकाउंट डेबिट ठीक है, टू क्लेम। अब क्लेम में क्लेम के नाम से कैसे लिखूंगी, है ना, मैं ऑब्वियस सी बात है, अब नई लाइबिलिटी कोई खोल तो सकती नहीं हूं, मैं सीधे सीधे किसके नाम से लिखूंगी, मैं इस बात को मैं लिखूंगी टू रियलाइजेशन। मतलब ये क्लेम कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली बात है, लाइबिलिटी वहीं ट्रांसफर होती है। तो 75 कितना था, आई गेस 60,000 था, ओके। क्लेम कितना हुआ हमारा, क्लेम हुआ 35, तो 35, और बाकी क्या किया जाएगा, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना बचा है, 25,000, 25,000 बचा है, 60K माइनस 35K इज इक्वल्स टू 25,000, और 25,000 को अपना 3:2 लगा देंगे, दैट इज 15,000 एंड 10,000। अब ये देखो, ये एक लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई है ना। ऑब्वियस सी बात है, लाइबिलिटी नीड्स टू बी पेड, भाई क्लेम है तो क्लेम पे करना पड़ेगा। तो जब आप क्लेम पे करते हो तो आप एंट्री क्या बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 35,000। इतना ही तो पे कर रहा है जितना क्लेम है, बस खत्म। समझ आया क्या बोल रहे हैं भाई, WCR भी है और क्लेम भी है, तो जितना क्लेम है उसे रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर करो, जितना बच जाए वो बांट दो, और जो क्लेम आपने ट्रांसफर किया है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट आपने उसे पे कर दिया। समझ आ गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कह रहा है कि भाई WCR है मेरे पास 60,000 और जो क्लेम है ना वो क्लेम हो गया मेरे पास 75,000, मतलब क्लेम ज्यादा हो गया, मेरे पास रिजर्व कम है। तो इस केस में अपन को क्या करना है भाई, WCR है, ठीक है, टू रियलाइजेशन, पूरा WCR रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन एक तू ही भरोसा है, एक तू ही सहारा है ना। तो 60,000 पहले पूरा ट्रांसफर कर दो, भाई इतना ही तो था, इससे ज्यादा कहां से लाएं, इतना ही था, ट्रांसफर कर दो। और फिर जब पेमेंट वाली एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक, कितने की बनेगी, 75,000। वाई सो,
भाई 75,000 का क्या होगा, सीधे सीधे हमें पे तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, ये तो ना कह देंगे हमारे पास WCR कम था तो आपको पूरा क्लेम नहीं दे पाएंगे, क्लेम देंगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको, सीधे सीधे अगर आप समझना चाहो तो एक बार खुद समझना, देखो सीधे सीधे 15,000 का लॉस फर्म का आएगा जो पार्टनर्स को बेयर करना है फॉर श्योर, है ना, किसको बेयर करना है, पार्टनर्स को। तो जरा चेक करो कैसे, देखो WCR टू रियलाइजेशन आपने यहां लिखा क्या, बाय WCR कितना 60,000, ठीक है। फिर आपने पेमेंट किया क्लेम का टू बैंक अकाउंट कितना 75,000। अब जो डिफरेंस आया आपका लॉस वो क्या करा जाएगा 15,000, वो पार्टनर्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओवरऑल लॉस जो होगा, बस खत्म, दैट इज द केस। ठीक है, क्लियरली समझ आया तीनों केसेस। अब देखो केस नंबर 4, हालांकि अब जो केसेस है वो बहुत ईजी है ना। अब मान लो WCR उन्होंने बोला आपका है 60,000 और क्लेम भी 60,000 है, तो डायरेक्टली नहीं पे कर सकते आप, क्या करोगे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। 60,000 आपने ट्रांसफर किया और फिर उसको पे कर दो, दैट इज रियलाइजेशन टू बैंक 60,000। ठीक है, इजी, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लो एक कोई केस आया कि WCR तो है मेरे पास, सॉरी WCR तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा क्लेम है 15,000, क्लेम है 15,000, तो क्या करेंगे, दिस इज समथिंग द कंसेप्ट नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कि भाई ये लायबिलिटी मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं थी, है ना, लेकिन अब पे करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का कंसेप्ट ये होता है कि इसमें ट्रांसफर वाली एंट्री तो नहीं बनेगी, क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं था, तो ट्रांसफर कैसे होगी, बैलेंस शीट वाली चीजें तो ट्रांसफर हो रही हैं, बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं, तो ट्रांसफर क्यों होगी, है ना, बस, लेकिन क्लेम तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डायरेक्टली पे होती हैं, दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 15,000। समझ गए, दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ WCR, जो आपको यहाँ मैंने आज आपको समझाया। तो आई गेस आप लोगों को समझ आया, ये चीज याद रखना, एंड टाइम तक बच्चे पूछते हैं, तो बस ये याद रखो कि मैम जितना क्लेम है वो आपका क्या होगा, WCR में ट्रांसफर होगा, कब, अगर WCR ज्यादा है क्लेम कम है ना, और बाकी बचा क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें पता चलता है कि आपका क्लेम कम है और WCR ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना है अपन को, सॉरी क्लेम ज्यादा है WCR कम है, तो जितना WCR है वो ट्रांसफर कर दो और जितना क्लेम है वो पे करो, बाकी का सीधे सीधे रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस पता चल ही जाएगा, पता चल जाएगा तो भाई सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं IFR के संग, आज के लिए इतना काफी है ना, इतना अगर आप एक बार रिवाइज करिए, एक दो क्वेश्चन इनिशियल वाले आप लगा सकते हो बहुत आराम से, जर्नल एंट्रीज आप बना सकते हो, है ना, वो लगाइए, और फिर मिलते हैं हम कल IFR एंड पार्टनर के लोन के संग। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।